देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संगम युग में अरेरूर किस लिए विख्यात था, इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, मसालों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र है, कपास के व्यापार केंद्र का महत्वपूर्ण केंद्र है, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। बताइएगा इसका आंसर, सही जवाब क्या होगा। तो ये संगम युग में उरेरूर जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेरूर संगम कालीन चोलों की राजधानी रही है। यह कारी एवं वारानंग नामों से भी प्रसिद्ध रही है। संगम युग में उरेरूर कपास और सूती वस्त्रों के लिए बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ से ही सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी। सर ये वर्ड का मतलब समझना है, सिर्फ कपास के व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट है, चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस मैंने अभी रिसेंटली बताया था, उसमें भी सेम चीज़ें है। जो मतलब सबसे राक्षस मतलब विशाल होगा, विशाख होगा, विशाख दत्त, इसका सही जवाब होगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त के मौर्यों को विशल यानी कुलहीन कहा गया है। यानी विशल है यानी कि विष के समान है, और कुलहीन है, अपने कुल को हीन करने वाला कहा गया है इसमें चंद्रगुप्त को। दुंटी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है कल्हन, बिल्हन और या जयानक या चंद्रदाई ने। तो ऑप्शन ये देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई आपका पीटी में क्वेश्चन आया है 99 में। तो इसका सही जवाब है चंद्रबाई। ओके, चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा इसमें दिया हुआ था। राय पिथौरा के दरबारी कवि में चंद्रदाई ने पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वी की कितनी राज्य होती है, पृथ्वीराज रासो की राजधानी और उसके राज के बारे में इसके जानकारी मिलती है। किसके द्वारा रचित है ये, तो चंद्रदाई के द्वारा रचित है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 118 और ये है स्वप्न वास्तवता के लेखक कौन है। ये सारे राइटर्स हैं और एंशिएंट टाइम के ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये आपके इसका आंसर है भास। किसके द्वारा, भास के द्वारा है। इसको कंप्लीट करते हैं। व्याख्या इसके तरह दे सकते हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है, जिनमें से 1919 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्राउमफोर राज ने प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम इस तरह से दे सकते हैं। पहला नाम है प्रतिज्ञा योग अंतरण या स्वप्न वासदत्ता, अरुभंग दूतावाक्य, पक्षीयात्र, वालचरित्र, दूत, घटोत्कच यानी भीम के बेटा घटोत्कच याद कर सकते हैं, कन्वार एंड मध्य वायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक एंड अभिवाट नाटक। ये सारी चीज़ नहीं पूछेंगे कि कितने नाम है क्या चीज़ है, बस याद रखिएगा स्वप्न दत्ता या फिर इसमें से कोई भी नाम आ जाए तो इसके रचिता हैं भास हैं, और टोटल 13 नाटक उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से दिख रहा होगा, चलिए बताइएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो ऑप्शन से आपके भानुभट्ट, चंद्रदाई, हरिसेन, कालिदास के ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुमार संभव, और एक और कविता है जिनके महाकाव्य है जो बार बार रिपीटेड होता है। क्वेश्चन 2001 और 2 में ये 40th बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्री का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है कालिदास के द्वारा। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें से 17 सर्ग जिसमें से प्रकृति चित्रण एवं कार्तिकेयन की जन्म की वर्णित है। इसमें कार्तिकेयन जो है आपका महाशिव यानी कि महादेव की प्रथम पुत्र जो है कार्तिकेय के जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है किरायदाता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका है भारवी के द्वारा लिखा गया है। किराता अर्जुनी यानी किराता अर्जुनी पुस्तक के लेखक है भारवी। इस पुस्तक के कथा वस्तु महाभारत से ली गई थी। इसमें अर्जुन और किरात नाम से ही पता चल रहा है अर्जुनीय यानी अर्जुन की कुछ कहानी होगा, और किरात के वेशधारी शिव के बीच के युद्ध का वर्णन इसमें मेंशन किया गया है। किसके द्वारा है, तो भारवी के द्वारा। भैरव से संबंधित आप याद कर सकते हैं। भैरव यानी कि जो डॉग होते हैं, भैरव आपके जो रहते हैं, और ये किसके द्वारा, अर्जुन और किरात के बीच के शिव के बीच के युद्ध का वर्णन इसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन है संगम साहित्य, मिलिंग
पन्नों है या फिर आपको जातक कहानियाँ है या उपयुक्त में से सभी। 94 का ये बीपीएससी पीरी का क्वेश्चन है। इसका है मिलिंद पन्नों है। मिलिंद पन्नों वह स्रोत का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का प्रमोहन है। तो ये कौन? मिलिंद पन्नों के बारे में बताया। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेलांडो के बीच में वार्तालाप का वर्णन करता है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप करते हैं इसी से संबंधित है मिलिंद पन्नों और उनकी ये सारी चीज़ें कहानियाँ। इसमें व्यापारिक मार्ग का वर्णन नहीं मिलता है। तो यही क्वेश्चन में था आपका मौन है, यानी कि इसमें संबंधित आपका कोई भी इसमें चर्चा नहीं करता है, तो वही आपको कंटिन्यू करना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हर्षचरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामिनेशन में भी आप रेलवे या एसएससी बिहार एसएससी देने जाते थे ये क्वेश्चन आएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वाणिभट्ट, विष्णुगुप्त, परिणम गुप्त है। तो इसमें हर्षचरित के जो लेखक हैं वाणिभट्ट है। हर्षचरित से संबंधित है, मतलब कि हर्ष वर्धन की कहानी इसमें मिलेगा, देख सकते हैं इसमें मेंशन किया गया। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वाणिभट्ट जो कि यह वर्धन यानी हर्षवर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ये एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक एवं उनके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक है आपका विजयालय, ठीक है। करेली नहीं, आदित्य प्रथम भी नहीं, राजा राज प्रथम भी नहीं। विजयालय के द्वारा चोल वंश की संस्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के विजयालय। चोल वंश साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। वो कौन था? जो पहले पल्लवों का सामंती सरदार था। उसने 850 में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर यानी शैव मंदिर या राजेश्वरी या बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में बता देते हैं। उसकी नौका जो होते हैं, नौका शक्ति सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। तो श्रीलंका के साथ व्यापार नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, राष्ट्रकूट व राजवंश के साथ युद्ध, तमिल संस्कृति की उन्नति नहीं। तो इसमें ग्राम पंचायत, इसमें विलेज असेंबलीज में चोल काल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। चोल शासन काल में सबसे ज़्यादा इसमें फेमस हुआ राजेंद्र प्रथम। चोल काल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है स्वायत्त ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्धता उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप देख सकते हैं कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है चोल, चालुक्य, सोलंकी, परमार। तो इसका सही है आपको चोल है। ये सारी व्याख्या ऑलरेडी सेम चीज़ है, उसको आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत, आप मध्यकालीन महाराष्ट्रीय समाज के लिए सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? जो आकर्षक द्वार, जो एंट्री गेट होता है जिसको, उसको क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, देवालय कहेंगे या फिर मंडम कहेंगे। तो इसमें से गोपुरम उसको कहेंगे, गोपुरम कहेंगे। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांडलियों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली में पनपती रही है। ये आपको पता है, जितने भी आपके नॉर्थ इंडियन में ये सारे जो पार्ट है, आपको इंडिया का थोड़ा सा भी फिगर बना देते हैं। इंडिया के जो जितने भी ये सारे हैं इस साइड में, ये यहाँ पर ये सारे जो मंदिरें बनती हैं यहाँ पर द्रविड़ शैली में आपको बनते हैं। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़ से याद करिएगा, क्रिकेटर आपको हैं। सारे जो है साउथ इंडियन के जितने भी है ये द्रविड़ शैली में यहाँ पर जो मंदिर बनती है। इसके जो आकर्षक जो द्वार होते हैं, एंट्री गेट होते हैं, उसको गोपुरम कहते हैं, ठीक है। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण जो होते थे, यानी जिसको आगे का जो भाग कहते हैं, चारों ओर अनेक प्राचीन बनाए जाते थे। उनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला एवं को विस्तृत मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं मध्यकालीन भारत आ चुका। प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी बीपीएससी पीआरटी में जितने भी क्वेश्चन आए उसको मैंने कवर कर दिया। आगे कंटिन्यू करते हैं मध्यकालीन भारत।
चलिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, यही कह सकते हैं, या फिर प्रथम शासक भी वही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कुतुब मीनार बनाने वाला है। स्थापना जो स्टार्ट किया था 1192 ईस्वी में स्टार्ट किया था, और ये भी पहले गुलाम था, इसीलिए इसका नाम, ये गुलाम किसका था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किसका गुलाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। देख सकते हैं पीआरटी में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, एक तो 2005 में, फिर 11 में सेम क्वेश्चन। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 इसका ईस्वी काल था, मतलब कि ये स्टार्ट हुआ था, इसके मात्र 4 या 5 साल तक ये शासन कर पाया था, उसके बाद इसकी चौहान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। यह ऐबक, वह ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था, तुर्क यानी तुर्कस्तान से आया हुआ था, तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशानपुर के काजी फरुख अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था, इसीलिए इसको दास यानी गुलाम वंश कहते हैं। गाजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से वह कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला जिसको कहते हैं, कुरान खां के नाम से भी इसका उपनाम है। बाद में वह निशानपुर में गजनी लाया गया और वहाँ उसे गौरी ने खरीद लिया। गौरी, ये गौरी का ही दास था, वह लास्ट में गौरी को ही, जब उसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गौर, उसके बाद ये अपने शासन करने लगा। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर एक आखूर के पद पर प्रोन्नत कर लिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, और यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों को द्वारा आमंत्रित करने पर वहाँ पहुँच करके शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक या शिल्पसार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। ये सारी चीज़ें हैं, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप जान सकते हैं। तो गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक हो या फिर आपका उसको बनाने वाला कौन है, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद आता है, इसी के बेटा रहता है, फिर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान होती है, जो कि पहली शासिका होती है। चलिए आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? अभी मैंने चर्चा किया लाहौर में है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कुछ नहीं है, इससे पहले बताई जाती थी कि वो शिव भगवान का मंदिर, उसी को तोड़ करके उसने मस्जिद बना दिया था। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर पड़ता है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक ध्यान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से भी इसको पुकारा गया था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे देख सकते हैं। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, यानी साहित्य अच्छा पढ़ता था, और आपको ऑलरेडी मैंने अभी बताया कुरान वो कंठस्थ कर चुका था, बहुत सुरीले आवाज़ में कुरानों को गाता था। स्थापत्य कला में भी रुचि थी उसकी, यानी कि आर्टिफिशियल्स ये सारी चीज़ों में था। तत्कालिक विद्वान हसन निजामी यानी फ़क्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त होता। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की थी। किसने किया था? हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झरवा, देखिए मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था ये कहाँ पड़े था, अजमेर में पड़ता है, राजस्थान में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, आपको जब जाएंगे माउंट आबू से थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस पड़ता है, उसके बाद आप अजमेर में जा करके ये सारी चीज़ें, 2.5 दिन का झोपड़ा है, नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। इसका आरंभ इसने करवाया था, ऐबक ने। उसको ख़त्म जो किया था यानी अंत किया था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। उसका जीर्णोद्धार इसको कह सकते हैं, टूटने हो गया था। तो उसके बाकी के लास्ट के 2 मंजिला है,
उन्होंने ही बनवाया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? अभी ये क्वेश्चन अभी बताया था किसके द्वारा पूरा किया था, तो ऐब और इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था पूरा। आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अध्यक्षता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने किसको प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान, इसी ये उसका गुलाम था, इसने ही, गौरी ने ही इसको खरीद के लाया था। अभी मैंने भाई इसका चर्चा किया था। नेक्स्ट है गौरी को विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अध्यक्षता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 मैंने बताया था अभी 1191 में हाशी अक्ता एवं एकता, जिसको एकता प्रथा कहते हैं, एकता प्रांत प्रदान किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके कार्यों में प्रसन्न होकर के गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम एंड शमाना का प्रशासक नियुक्त किया था। वस्तुतः 1192 से लेकर के 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों को प्रशासन संभाला था। ऐसी उत्तरी भारत के दौरान ही 1192 में ही कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का नींव रख दिया था और बनाने का काम शुरू कर दिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की की शक्ति का विस्तार भी किया था। तुर्की के शक्ति का विस्तार किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता है वही जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला एकमात्र नल्ला बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जिसके नाम पर ही बख्तियारपुर जंक्शन पड़ा है। पटना से आप आगे जाएंगे तो 45 किलोमीटर आगे जब जाएंगे तो ये बख्तियारपुर जंक्शन एक देखने को मिलेगा, इसी के नाम पर पड़ा है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम इसी ने किया था। मोहम्मद गौरी के ये एक दास था, ये जो मुस्लिम शासक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गौरी या फिर बलबन का ये एक तरह से भेजा हुआ एक सैनिक था और कुछ नहीं। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास, देख सकते हैं गौरी का एक साधारण दास था ये इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इतना बड़ा नाम है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसके नाम पर बख्तियारपुर जंक्शन पड़ा है। 1193 से लेकर के 1202 के मध्य बिहार के विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। तो ये तहस नहस करने वाला एकमात्र ये है, इसके नाम पर स्टेशन होना आई डोंट थिंक दैट्स विल बी अ गुड थिंग्स। चलिए नेक्स्ट है, उसने 1202 से लेकर के 1203 के आसपास में बंगाल पर भी आक्रमण किया था। बिहार से जाते हुए दिल्ली से यहाँ से गया, बिहार में इन सारे चीज़ों को जो कि हमारी संस्कृति होती थी, धरोधर होती थी, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सभी को ध्वस्त किया। और सबसे पहला यूनिवर्सिटी और जो कि सभी चीज़ों को रखने वाला एक तरह से हॉस्टल टाइप का ये सारा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर लोग अंग्रेज बाहर से लोग करके चीन से हो अदर स्टेट्स अदर कंट्रीज से लोग आकर के पढ़ते थे, उन सभी चीज़ों को जलाया। एक कहानी भी कई जगह प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब ये वो सारे पुस्तकों को जलाना शुरू किया, कई महीनों तक वो पुस्तकें जलते रही है, उतनी ज़्यादा क्षति पहुंचाया था इसने। चलिए, उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला था और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट, एक तरह से ही कह सकते हैं लूटपाट, गुंडा ये सब करने का काम किया था। राजा की अनुपस्थिति में नगर में ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लक्ष्मण सेन ने भाग कर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात इन नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो आप इसको विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो अभी मैंने बताया तबकात ए नासिरी में ये आपका प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो एकमात्र है बख्तियार खिलजी, पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसको किया था? मलिक जानी को किया था। जानी 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ
आपको पता है ये बिहार शरीफ में वही बिहार, और आप वो जब उतरेंगे यहाँ पर बख्तियारपुर जंक्शन में तो वहाँ से आप बस से जा कर के बिहार शरीफ, नवादा, ये सारी जगह जा सकते हैं। बिहार शरीफ एवं बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। एवाज ने इल्तुतमिश को अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है बिहार में किसको इल्तुतमिश में भेजा था, तो वह है मलिक जानी। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट के सम्मान प्रतिपादित किया था। ये किसने किया था? ये आपका सारा काम था बलबन का, ये भी चेला था ऐबक का। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं 2017 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या हम जान लेते हैं ऊपर में। चलिए, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार, ईश्वर की जहाँ चर्चा है तो बलबन की आप याद कर लीजिएगा, बलबन ऑप्शन में रहेगा और उसको मार करके आगे बढ़ सकते हैं। जिसने शासन के अधिकार को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, यानी कि ईश्वर के सम्मान ही, अगर राजा कोई अनुशंसा करता है या कोई इच्छा जाहिर करता है या कुछ बताता है तो ईश्वर के शासन के अनुसार उसको मानना है। ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, यानी कि वो इंसान नहीं है, वो मरेगा नहीं, अमर है, इस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करता था कि ईश्वर के समान है, यानी इसको कहता था नियावत खुदाई है, खुदा है तुम्हारा और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, यानी पैगंबर के बाद वही है और कुछ नहीं है। राजा जिल्ले इल्लाह और जिल्ले इलाही, ये एक मूवी आपने देखा होगा, वेलकम मूवी, इसमें फिरोज खान को बोलता है जिल्ले इल्लाही मलाइका और मलाइका, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें, मतलब उसके मन मस्तिष्क में सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी और वो अपना आप को समझता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, इस तरह की भावना आ जाती है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसने पुत्र बुगड़ा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। समझ सकते हैं, सुल्तान का जो पद है निरंकुशता का प्रतीक है, मतलब अपने आप को बस पैगंबर से नीचे ही समझता था या ईश्वर के समान ही अपने आप को समझता था बलबन। आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? रक्त लोह भी यही अपनाएगा जो सब खुद को अपने आप को ईश्वर समझेगा, तो वही अपने आप कुछ भी कर सकता है। तो रक्त एवं लोह मतलब कि मार काट कहीं भी कुछ भी करो, तो ये बलबन पर आपसे चल जाएगा। इल्तुतमिश ने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आता है, मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी अभी बाद में बताएंगे। ऑलरेडी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और आपको मेडिवल हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवाया था, प्लेलिस्ट उसको जाकर के देख सकते हैं। बलबन के विषय में कहा गया है उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत को 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, ये सुल्तान का जो पद है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया। दूसरा है सुल्तान का निरंकुश होना, यानी कि उसमें कोई भी है ही नहीं, कुछ भी भावनाएं है ही नहीं। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधित्व है, नियायत खुदाई ये है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, पैगंबर के पास बस वही है। सुल्तान को कार्य करने के लिए की प्रेरणा और इस शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण से जनसाधारण एवं सरदारों को उसके कार्यों को आलोचना का अधिकार नहीं है, कोई आलोचना नहीं कर सकता, कोई कमियां हैं तो उसको आप बता नहीं सकते हैं। ये इस तरह से अपने आप को करता था रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, आप बता सकते हैं। वो जब उसने राजस्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों एवं आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो वर्णी ने किसके लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। गियासुद्दीन बर्लिन है और ये एक लेखक है, ऑथर है, ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन जो था दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वो स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है, मैं राज्य की भलाई एवं अथवा अवसर के विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय
दिन, मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने एक सेकेंड, अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया था। यानी ये अलाउद्दीन जो खिलजी था उसी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था बलबन के, और वह राजा के सार्वभौमिकता के विश्वास में रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई भी याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुनामीन से बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और उल्लेमना वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। यानी ये ऐसा पहला शासक था जो कि धर्म को इसमें बीच में नहीं लाया, इल्लाह या अल्लाह या कुछ भी नहीं है। इसने अलग तरह से अपने जो उसकी इच्छाएं होती थी, जिस तरह से ये अपने विचार को बताया कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, इस तरह की भावनाओं से अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ा। बलबन की जो विचारधाराओं को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा इसने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो वो जफ़र खान थे। जफ़र खान थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसके मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खान ने मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। वह अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफ़र खान के शौर्य एवं भारतीय सेना के दृढ़ता से मंगोलों ने इतने प्रभावित हुए कि उसे उसी रात 30 कोस पीछे हट गए और अब वापस चले गए। चलिए आगे कर चलते हैं। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, और पद्मावती भी कह सकते हैं या पद्मिनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। उनके पति का नाम क्या है, तो उन्हें पद्मावती का जो मूवी बना हुआ था दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है, तो उसके पति का नाम क्या था, तो नाम थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, देखिए नाम कितना क्लोज है, रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, तो रतन सिंह पूरा नाम याद रखिएगा, राणा रतन सिंह। 99 में क्वेश्चन पूछा गया। पद्मावती यानी पद्मिनी की कहानी का आधार है 1540 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक है पद्मावत, ये दे सकते हैं पद्मावत, जिसके अनुसार पद्मिनी जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और उस पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार पर मान करके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी है। तो इस तरह से कई जगह ये स्टोरी फॉर्मेट में, कई लोग बताते हैं ये सही की घटना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जिसको कहते हैं AK, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी AK, ठीक है, अजय कुमार नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी है। क्या आक्रमण के समय में देवगिरी के शासक कौन था? इसमें देवगिरी के शासक जो था जिससे उसकी भिड़ंत हुई थी वो थे रामचंद्र देव थे। देखिए अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो थे रामचंद्र देव थे। रामचंद्र राजा राम नहीं है, तो कोई और है। नेक्स्ट है 1296 यानी कि 1296, इसका 12 का टेबल भी पढ़ेंगे तो याद आएगा, 12 72 62 84 12 96, ठीक है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ 12 × 8, ठीक है, 12 × 8 टेबल याद रखिएगा। यानी 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाद से बाध्य होकर के उसे प्रति वर्ष एलिजपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 और 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था, जिस कारण से 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर जो उसका नेतृत्व करता था के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। रामचंद्र देव ने युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए ये इसमें आप जब NCERT पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से डिटेल में बताया गया है किस कारण से इस साल उसने कर नहीं दिया। एक तरह से वो अपनी जो ये भेजने के लिए
एलिजपुर जो कि आई जो थी वो भेजने का काम नहीं कर पाए थे, उनकी कुछ व्यवस्था थी जिसके कारण नहीं दे पाए थे और इसमें फिर ये हार गए। फिर इसको लास्ट में उनको उनकी स्वाधीनता को स्वीकार करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत बार रिपीट हुए, देखिए 2 से 3 बार पीआरटी आपको बीपीएससी पीटी में ही क्वेश्चन रिपीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? तो किसके सबसे ज़्यादा भूमि का विकास जो हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी एक के टाइम में हुआ था। ठीक है, एक अलाउद्दीन खिलजी, अजय सिंह ने याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका विस्तार थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन की राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था और उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वो मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, ईमान, इंदरात यानी पेंशनें या वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि यानी धर्म में जो दिया गया दान में भूमि, आपको पता है गुप्त काल में सबसे ज़्यादा दान में की गई थी भूमि थी, उन सारी भूमि को छीन लिया गया था, आदि के रूप में मिली थी। फलतः क्या हुआ, खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालिशा की भूमि जो है उसमें अधिक विकसित होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको, अलाय दरवाज़ा का निर्माण 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, किस सुल्तान ने करवाया था? अलाय दरवाज़ा, ओ से अलाय, ओ से अलाउद्दीन, याद रखिएगा। अलाय दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से देख सकते हैं। अलाय दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। और जब आप कुतुब मीनार जब घूमने जाएंगे तो इसका एक दरवाज़ा एक अलग तरह से पीछे में बैक साइड में बना हुआ है जिसको अलाय दरवाज़ा कहते हैं। इसका निर्माण लाल पत्थरों के एवं संगमरमर के द्वारा किया हुआ है। ये 1311 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह है। इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है। इसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो सबसे ज़्यादा नहर का जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। एक पगला शासक था, पागल शासक इसलिए कहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। फिरोज शाह तुगलक जो शासक था भारत में नहरों के सबसे जाल का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधाओं के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। जो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज जिसने तुगलकाबाद की स्थापना करवाया था। उलेंस वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उस किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे उसने पैदावार पर 1/10 भाग का सरकार को देना पड़ता था, यानी कर के रूप में, इसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1/10 हिस्सा यानी 10वां हिस्सा, 10% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था और कुछ नहीं। दारुल सफ़ा जो था जिसमें हम खैराती अस्पताल जिसको कहते हैं अभी फ्री का गवर्नमेंट अस्पताल, इस तरह से राज्य के कर पर हज की व्यवस्था करने वाले पहला भारतीय फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे गए थे, यानी जो कि इलाज करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था? तो इसके सही जवाब है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है FST, जिसको हम फुल शॉर्ट फॉर्म में देंगे, आप लोग को नोट्स जब दिए थे उसमें इस तरह का टर्म सब में नहीं यूज किया जो आपको नोट्स सारे दिए हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है FST ने समान लोगों को भलाई के लिए कुछ उपकार किए थे। क्या उपकार किए थे? नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर जिसको कहते हैं, नियुक्ति यानी दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोल करके प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद
यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दे करके उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। ये जो आज बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रहा है इंडिया में, ये आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से ही कह सकते हैं, मध्यकालीन काल से या फिर आज और मॉडर्न टाइम में भी है और अनंत काल तक भी रहेगी। जब तक कोई लोगों में क्षमता नहीं आएगी, जब तक लोगों में वो स्किल्स नहीं आएगा, चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां रहें, आप बेरोजगार ही कहे जाएंगे। तो यू विल हैव टू एक्वायर ऑल द नॉलेज, जो इसके लिए आप प्रयासरत रहें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम जो थे फिरोज तुगलक के टाइम में थे। फिरोज के को दासों का बहुत शौक था, यानी उसको दासों को दास करते थे, यानी फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी, यानी 1,80,000 उसके दास हुआ करते थे। उसके पैर हाथ दबाने के लिए, नहाने के लिए इतने दास, उसको बहुत ज़्यादा शौक था। कई लोग को होता है ना, गाड़ी का शौक, कपड़े का शौक, तो उसको शौक था दास रखने की संख्या। तो कितनी संख्या, कई बार क्वेश्चन आती है, 1,80,000 तक। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी दिवेन ए बंदगाह का गठन हुआ था। उन दासों को शिक्षा पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता। पहले जो टके चलते थे, टका या टके, उसके वेतन मिलते थे। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी, यानी ज़मीन भी मिल जाता था। फिरोज का यह शौक राज के लिए हानिकारक बना और बाद में वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ज़्यादा रईस में जीने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये आपका ये भी इसी ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी यानी फल के लिए मैं अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग बनवाए थे और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आपका देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय यानी कार्यकाल 1422 से लेकर के 1422 से लेकर के 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था और उसने